तो आज हम लोग जो है अगला टॉपिक देखेंगे जो है लोटका वोल्टेरा मॉडल। ये बेसिकली मॉडल किस चीज़ का है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का, यानी कि दो स्पीशीज़ के बीच में जब कंपटीशन हो रहा हो तो उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उससे क्या आउटकम हम निकाल सकते हैं, क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इस चीज़ को स्टडी करने का जो मॉडल है उसको लोटका वोल्टेरा, ये दो लोग थे अलग अलग। ये इंश्योरेंस सेक्टर में थे, लोटका कुछ रिस्क असेसमेंट वाला करते थे और वोल्टेरा जो है वो मैथमेटिशियन थे। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की स्टडी के लिए मॉडल है और सिंपल मैथमेटिकल मॉडल है। ऑल्दो बायोलॉजी के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स सिंपल भी हो तो मुश्किल हो जाती है, लेकिन आएगा समझ में। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू कॉम्पीटिंग स्पीशीज। दो स्पीशीज जो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं रिसोर्सेज के लिए, उनके इंटरेक्शन की स्टडी के लिए है ये बेसिकली। तो इस मॉडल के बेस पे हम क्या पता लगा सकते हैं? लूजर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शंस, मतलब कि कौन हार रहा है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब ये जो लोटका वोल्टेरा इक्वेशन है ये कैसे आई, अभी तो हम इक्वेशन क्या है वो देखेंगे, लेकिन ये इक्वेशन बेसिकली आती है वेरहल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन से। इसी इक्वेशन से डिराइव होती है और ये इक्वेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। dn/dt इज इक्वल टू r इंटू एन और ये k माइनस एन अपॉन के। इसमें सारे फैक्टर्स जो है वो हम जान रहे हैं। r इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, n जो है वो एक सेकेंड तो हाँ, ये इक्वेशन हम जान रहे हैं। dn/dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन ओवर के। इस इक्वेशन में हमको क्या पता चलता है? ये जो लॉजिस्टिक इक्वेशन निकल के आ रही है जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इस इक्वेशन में हमको ये पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से लिमिट हो रही है। अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन की बात करते तो सिर्फ इतनी इक्वेशन आती, ठीक, ये हम जानते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन सिर्फ इतनी ही आती है, लेकिन जब ये फैक्टर अलग से k माइनस एन ओवर के इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो लॉजिस्टिक इक्वेशन आती है। क्योंकि जाहिर सी बात है किसी स्पीशीज के भी जो दो मेंबर्स हैं वो रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करेंगे ही, तो ये फैक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को। लेकिन इसी इक्वेशन से हम अभी तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के बारे में जान रहे हैं, इसी से हम इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के बारे में भी पता लगा सकते हैं इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट लिखी है कि दिस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड टू इंक्लूड इफेक्ट्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक एज वेल एज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस। तो देखते हैं, अगर कोई स्पीशीज वन मान लीजिए वो अकेले है किसी हैबिटेट में, तो उसके लिए जो लॉजिस्टिक इक्वेशन होगी वो, अब वही पैरामीटर्स लिख देंगे, n1 कर देंगे, r1 n1 k1 माइनस n1 अपॉन k1। सेम इक्वेशन थी उसमें 1 लगा दिया क्योंकि स्पीशीज वन के लिए है। इसी तरीके से जब डिराइव करेंगे इससे लोटका वोल्टेरा इक्वेशन स्पीशीज वन के ही लिए, लेकिन कब? जब स्पीशीज टू भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो स्पीशीज वन अकेले है, लेकिन जब स्पीशीज वन और टू दोनों प्रेजेंट हो तब ये लॉजिस्टिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, तब ये लोटका वोल्टेरा इक्वेशन में तब्दील होगी। और वो क्या चेंजेस आएंगे?
dn1 अपॉन dt, r1 n1 यहाँ तक फैक्टर सेम है, k1 माइनस n1 तक भी फैक्टर सेम है। ये जो अलग से ये फैक्टर निकल के आ रहा है, ये आ रहा है बिकॉज ऑफ स्पीशीज 2। ठीक है, अल्फा 1 2 और n2, ये इतना जो फैक्टर आ रहा है ये स्पीशीज 2 की प्रेजेंस की वजह से ये एडिशनल फैक्टर आ गया। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा हम रीअरेंज करें तो यहाँ तो सब कुछ सेम है, ब्रैकेट के अंदर रीअरेंजमेंट जब हमने किया तो 1 माइनस n1 अपॉन k1 माइनस अल्फा 1 2 n2 अपॉन k1, इस तरीके से भी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। इतना जो फैक्टर है दिस मच, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये निगेटिव इफेक्ट ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जाहिर सी बात है, कभी भी ग्रोथ होगी किसी भी तरीके की तो उसमें अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसका निगेटिव इफेक्ट ही निकल के आएगा, लेकिन ये विद इन स्पीशीज जो निगेटिव इफेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो फैक्टर है, ये चूंकि इसमें ये स्पीशीज 2 की वजह से ये फैक्टर है, तो दूसरी स्पीशीज से जब निगेटिव इफेक्ट निकलने लगता है तो उसको हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। तो ये जो फैक्टर पूरा है ये निगेटिव इफेक्ट किस वजह से ऐड कर रहा है? बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑन लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो इस तरीके से ये इक्वेशन स्पीशीज 1 के लिए, जब स्पीशीज 2 भी मौजूद हो तब ये लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन निकल के आई। अब इसी तरीके से हम स्पीशीज 2 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जब स्पीशीज 2 अकेले ग्रो कर रही थी तो सब कुछ 2 2 में हो जाएगा, dn2 r2 n2 k2 माइनस n2 अपॉन k2, ये सब कुछ 2 में हो गया। और अब जब लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन डिराइव करेंगे इसके लिए, स्पीशीज 2 के लिए इन प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज 1, तब क्या होगा? यहाँ तो फैक्टर्स सब सेम रहेंगे, k2 माइनस n2 ये भी सेम है, माइनस अब ये वाला जो फैक्टर है ये अलग से आ गया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज 1। इसको भी फिर से अगर हम रीअरेंज करें तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, n2 अपॉन k2, और ये हो जाएगा अल्फा 21 n1 अपॉन k2। तो ये वाला फैक्टर जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन स्पीशीज 2, और ये वाला इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज 1 एज वेल। बाकी यहाँ पे इस पैरामीटर्स आपको मालूम है, n1 n2 क्या है? स्पीशीज 1 और 2 की पॉपुलेशन साइज है, k1 k2 क्या है? कैरिंग कैपेसिटीज हैं इन दोनों की, t टाइम फैक्टर है, r1 r2 क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है स्पीशीज 1 और 2 के लिए। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप समझिए, अल्फा जो नया फैक्टर निकल के आ रहा है, जो कि हमने उस वाले में नहीं देखा था, हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन में अल्फा नहीं देखा था कहीं, ये आया है लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन में। तो अल्फा जो होता है ये कंपटीशन कोफिशिएंट कहलाता है। जब दो स्पीशीज होंगी तभी कंपटीशन आएगा, और उस कंपटीशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए कंपटीशन कोफिशिएंट आता है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ वन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 2 ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज 1। ये लिखा क्या है? अल्फा 1 2 लिखा है। इसमें जो पहला नंबर होता है वो स्पीशीज अफेक्टेड होती है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑलवेज रिफर्स टू द स्पीशीज बीइंग अफेक्टेड, यानी पहली स्पीशीज अफेक्ट हो रही है दूसरे की वजह से। इसी तरीके से अगर अल्फा 2 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये दूसरी स्पीशीज 2 अफेक्ट हो रही है स्पीशीज 1 की मौजूदगी से। तो ये भी कंपटीशन कोफिशिएंट ही है, रिप्रेजेंटिंग द इफेक्ट ऑफ वन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 1 ऑन द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज 2। तो यहाँ पे स्पीशीज 2 अफेक्ट हो रही है, उसका ही ग्रोथ अफेक्ट हो रहा है, तो पहले लिख दिया 2। जनरल डेफिनेशन इसकी क्या है कंपटीशन कोफिशिएंट की? ये एक कांस्टेंट है जो क्या करता है? क्वांटिफाई करता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है निगेटिव इफेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। एन इंडिविजुअल हर जगह यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स को यूनिफॉर्म माना जाता है, ऐसा नहीं किसी इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किसी का कम नहीं, सब यूनिफॉर्म है। तो निगेटिव इफेक्ट किसी इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज का ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अदर स्पीशीज, यही चीज़ हमने खैर ऊपर देखी है। अब इसकी वैल्यू आती कैसे है? तो अल्फा की वैल्यू
सिंपली एक रेशियो होता है। रेशियो किस चीज का? कॉम्पिटिटिव इफेक्ट्स ऑफ ईच स्पीशीज, दोनों स्पीशीज के एक दूसरे पे जो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट्स हैं उसी का रेशियो। तो अब दोनों स्पीशीज, अब स्पीशीज कोई एक है, मान लीजिए स्पीशीज 1 है, ये कितने कंपटीशन झेलेगी? ये दो तरीके के कंपटीशन झेल सकती है। एरो की डायरेक्शन चेंज कर दें। एक कंपटीशन ये जो झेलेगी उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और दूसरा कंपटीशन ये जो झेलेगी इंटर स्पेसिफिक। तो ये दो तरीके की कंपटीशन को झेलती है एक इकलौती स्पीशीज। तो अब कैसे ये वैल्यू निकालेंगे, कंपटीशन इफेक्ट कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई इंडिविजुअल स्पीशीज वन का एक इंडिविजुअल है, उसका उस पूरी स्पीशीज के पॉपुलेशन पे, उस पूरी स्पीशीज पे वही कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है जो स्पीशीज 2 के 10 इंडिविजुअल्स का है। और ऐसा होता है, हम जानते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा फियर्स होता है एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में रिसोर्स की एग्जैक्टली सिमिलर रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए फाइट होती है। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा फियर्स होता है, तो जाहिर सी बात है कि एक ही इंडिविजुअल उतना असर डाल देगा बाकी इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज पे जितना दूसरे स्पीशीज के 10 इंडिविजुअल मिलकर डालेंगे। तो उस केस में जो वैल्यू आएगी अल्फा की, दैट विल बी अ रेशियो 1/10, तो वो वैल्यू आ जाएगी 0.1। तो इस तरीके से रेशियो जो निकालते हैं वो अल्फा की वैल्यू या कॉम्पिटिशन कोफिशिएंट निकल के आता है। कोफिशिएंट कहीं भी है तो वो रेशियो ही होता है। अब देखिए, अगर अल्फा 1-2 की वैल्यू 1 से कम है, यानी कि दूसरी स्पीशीज का इनहिबिटरी इफेक्ट पहली स्पीशीज पे, तो अल्फा 1-2 की वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब कि स्पीशीज 2 का जो इफेक्ट आ रहा है स्पीशीज 1 पे, या इसको हम क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, अलग अलग स्पीशीज हैं, तो ये जो इफेक्ट होगा इट विल बी लेस देन इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 ऑन इट्स ओन मेंबर्स। चूंकि वैल्यू कम है 1 से, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम है, तो इसका मतलब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा है। सिमिलरली, अगर अल्फा 1-2 की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उस केस में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा होगा और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कम होगा। तो इस चीज को अगर हम यहां पे इंक्लूड कर दें, मोर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और लेस इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक, तो इस तरीके से अल्फा की वैल्यू से हमको ये चीजें पता चल जाती हैं। अब लोटका वोल्टेरा की जो इक्वेशंस हमने देखी हैं ऊपर, दो अलग अलग जो स्पीशीज के लिए, स्पीशीज 1 और 2 के लिए, उसमें कुछ अजम्पशंस जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। पहला क्या कि जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है दोनों स्पीशीज की, कंपटीशन कोफिशिएंट है और जो कैरिंग कैपेसिटी है, ये सब कांस्टेंट माना जाता है दोनों स्पीशीज के लिए। एवरी इंडिविजुअल विद इन ईच पॉपुलेशन इज आइडेंटिकल, ये असम्पशन हमने आपको अभी बताई। और जो पॉपुलेशंस हैं दे आर नॉट अलाउड टू डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब ये हो गया कि प्लेस चेंज करना और दूसरी जगहों पे जाना, इस तरीके का अलाउ नहीं होता है जब जिस टाइम पीरियड में कैलकुलेशन किया जाता है। और जो एनवायरनमेंट है या हैबिटेट है वो होमोजीनस है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा उसको सहूलियत दे रहा है या ज़्यादा समस्या खड़ी कर रहा है। जितने भी मेंबर्स हैं उस स्पीशीज़ के, वो सारे एक जैसा एनवायरनमेंट पा रहे हैं। तो ये एजम्पशंस जो है वो कंसीडर की जाती हैं। तो क्या निकल के आता है कि ये जो लोटका वोल्टेरा का कंपटीशन मॉडल है, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? आउटकम ऑफ कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज ओवर इकोलॉजिकल टाइम स्केल। समय के साथ दो स्पीशीज आपस में जो कॉम्पीट कर रही हैं उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटकम क्या है, ये हमको लोटका वोल्टेरा मॉडल से पता चल जाता है। तो अगर जो वैल्यू है हर एक इक्वेशन में वो हमको पता चल जाए तो उस केस में क्या होगा
वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम जो आउटकम है, पोटेंशियल आउटकम है कंपटीशन का, उसको भी पता लगा सकते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ वैल्यू ऑफ ईच इक्वेशन आर नोन देन पोटेंशियल आउटकम ऑफ अ कंपटीशन कैन बी प्रेडिक्टेड। दैट इज क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो दोनों स्पीशीज हैं वो एक साथ रह सकती हैं या उनमें से कोई एक स्पीशीज दूसरे को एक्सक्लूड कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। अब इन चीजों को समझने के लिए हमको ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इक्वेशन है तो ग्राफ तो बनेगी ही उस इक्वेशन से। तो चलिए देखते हैं। पहले ग्राफ पे ही नजर डालते हैं, जिसको हम स्टेट स्पेस ग्राफ कह रहे हैं। अब ग्राफ पे आते हैं सीधे। देखिए, हमारे पास दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2। इन दोनों के लिए यहां पे अलग अलग ग्राफ में इंडिकेट किया गया है। एक्चुअली में जब कंपटीशन हो रहा है तो सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन यहां पे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग ग्राफ जो है वो बनाए गए हैं। इसी को हम स्टेट स्पेस ग्राफ कहते हैं। और इस ग्राफ से हमको क्या पता चलता है कि कैसे हर एक पॉपुलेशन की साइज जो है वो बढ़ती है या घटती है जब हम अलग अलग मात्रा स्पीशीज की, अबंडेंस स्पीशीज का लेके कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ के पैरामीटर्स पहले समझ लीजिए, उसके बाद बाकी चीजें समझेंगे। N2 क्या है? N2 जो है वो स्पीशीज 2 की पॉपुलेशन साइज है। N1 क्या है? स्पीशीज 1 की पॉपुलेशन साइज है। तो एक्स एक्सिस पे स्पीशीज 1 का ले लिया, वाई एक्सिस पे स्पीशीज 2। यहां पे भी सिमिलर है, N2 वाई और N1 एक्स एक्सिस पे है। फिर K2 जैसा कि हम जानते हैं क्या है, K2 इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 2। K1 क्या है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 1। इन टर्म से हम परिचित हैं पहले से ही। अब देखिए, ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है स्पीशीज 1 के लिए जो कि ब्लैक कलर की है, ये लाइन बन रही है स्पीशीज 2 के लिए जो कि ग्रे कलर की है। इस लाइन को हम कहते हैं जीरो आइसोक्लाइन। तो ये लाइन हो गई जीरो आइसोक्लाइन स्पीशीज 1 के लिए, और ये जीरो आइसोक्लाइन हो गई स्पीशीज 2 के लिए। जीरो आइसोक्लाइन बताता क्या है? जीरो आइसोक्लाइन ये बताता है कि इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो जो पॉपुलेशन चेंज होना है, यानी रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। dn1 ओवर dt इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे हम, यानी पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रही है, रेट ऑफ चेंज जो पॉपुलेशन का है वो जीरो है। तो ये चूंकि स्पीशीज 1 के लिए है तो यहाँ पे dn1 अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। ये आइसोक्लाइन जो है वो स्पीशीज 2 के लिए, तो यहाँ dn2 ओवर d2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक, इन जीरो आइसोक्लाइन लाइंस के ऊपर और नीचे अगर हम पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये वाला, ये भी एक पॉइंट है, ये नीचे की तरफ है पॉइंट, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट है और ये नीचे पॉइंट है। ये क्या इंडिकेट करता है? तो अगर पॉपुलेशन साइज जीरो आइसोक्लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो ये बताता है कि उस स्पीशीज की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि इसके ऊपर जब हम जा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहे हैं। ये कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट है केवल यहाँ पे पॉइंट, इसके बियॉन्ड जब हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट उस स्पीशीज को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहे हैं तो फिर फर्दर डिक्रीज होना शुरू होगा उस पॉपुलेशन का साइज। ठीक, नीचे, नीचे क्या है? नीचे तो अभी पूरा अपॉर्चुनिटी है कैरिंग कैपेसिटी तक जाने की। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज करेगी। अगर ये इस लाइन के नीचे पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर, तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी। यही कहानी यहाँ पे भी है।
यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए, चूंकि ये ग्राफ ओवरलैप करने थे, तो इस वजह से अगर ये ओवरलैप कंडीशन में होता तो एग्जैक्ट ग्राफ होता, लेकिन इसको बाइफरकेट करके यहाँ पे दिखाया गया है। जब ओवरलैप करते तो हम यहाँ पे क्या देखते, ये पॉइंट जो है वो कॉइंसिड क्या कहते हैं, कॉन्साइड कर जाते हैं, ठीक। और उस हिसाब से हम दोनों डायरेक्शन में ग्रोथ या डिक्रीज दोनों हम एसेस कर सकते थे। इतनी बात समझ में आई इस ग्राफ की, ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन था। अब देखिए, हम क्या जान रहे हैं कि जीरो आइसोक्लाइन पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है वो जीरो होती है, यानी पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होती, और हर एक स्पीशीज के लिए आइसोक्लाइन अलग अलग बनता है। अब क्या कर सकते हैं हमने पहले ही अज्यूम कर लिया पहली स्पीशीज के लिए, इफ यहां पे 1 लिख देते हैं, हाँ, अगर dn1 अपॉन dt जीरो है, जो कि जीरो आइसोक्लाइन पे मिलता ही है हमको, तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये जो पूरी वैल्यू जो ऊपर वाले इक्वेशन में हमने देखी थी, क्या था, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, बहुत कुछ हो गया, ये वाला देखो dn1, ये वाली dn1 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये पूरा है ना r1 n1 ये वो, तो जब इधर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब कि ये पूरी वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। इसी चीज को यहां पे दिखाया जा रहा है, कहाँ गया ये, तो अगर dn1 अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब r1 n1 k1 माइनस n1 माइनस अल्फा 1 2 इंटू n2 अपॉन k1 था यहाँ पे, वो k1 भी इधर चला जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होके वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। अब ये पूरी वैल्यू जीरो कब होगी, जब इनमें से कोई फैक्टर जो है वो जीरो हो, तो उससे मल्टीप्लाई होके पूरी वैल्यू जीरो होगी। तो अगर r1 जीरो है तब ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि r1 जीरो हो गया तो इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे ये मल्टीप्लाई, पूरा जीरो हो गया। या n1 जीरो हो, n1 जीरो हो जाएगा तब भी पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, या ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर हैं वो पूरे के पूरे जीरो हो जाएं, तो उस केस में भी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर्स थे k1 माइनस n1 माइनस अल्फा 1 टू n2 इक्वल टू जीरो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से n1 उठाया और इसको राइट हैंड साइड पे ले आए, तो k1 माइनस अल्फा 1 टू इंटू n2 इज इक्वल टू n1। सिंपल सी बात है। अब समझने की कोशिश करिए, n1 क्या है, n1 है पॉपुलेशन साइज, लेकिन कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 2 की वजह से ये n1 जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी k1 में नहीं पहुंच पा रहा है। k1 जो है वो कम हो गया बाय दिस फैक्टर, k1 में से माइनस हो गया इतना फैक्टर, किस वजह से, स्पीशीज 2 की मौजूदगी से। तो इसका मतलब कि कंपटीशन की वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी या k1 है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। अगर हम ये कर दें कि n1 जीरो कर दें, n1 मतलब कि अब पहली स्पीशीज का एक भी इंडिविजुअल नहीं है, तो उस दौरान क्या होगा, n2 विल बी इक्वल टू, भाई यहाँ पे n1 कर दी, जीरो हमने कर दिया, मतलब स्पीशीज 1 का मेंबर खत्म, तो ये अब k1 विल बी इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में चला आएगा, और राइट हैंड साइड में आने के बाद फिर n2 इधर रहेगा और वापस से अल्फा 1 2 नीचे भेजेंगे, तो k1 अपॉन अल्फा 1 2, n2 की वैल्यू विल बी इक्वल टू k1 अपॉन अल्फा 1 2। और अगर n2 जीरो कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, ये n2 जीरो कर देंगे तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो k1 विल बी इक्वल टू n1, या n1 इक्वल्स टू k1। अब आप समझ रहे हैं, n2 यानी कि दूसरी स्पीशीज को हटा दीजिए पूरी तरीके से, तो जो n1 यानी पहली स्पीशीज है वो अपने कैरिंग कैपेसिटी को रियलाइज कर लेगी। अगर पहला पॉपुलेशन पूरा हटा दें तो n2 भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी को रियलाइज करेगी, लेकिन वो कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, k1 अपॉन अल्फा 1 2, यानी कि वो कैरिंग कैपेसिटी, दैट कैरिंग कैपेसिटी विल बी लेस बाय द फैक्टर अल्फा, कंपटीशन कोएफिशिएंट के फैक्टर से वो कम होगी। क्यों, इसलिए कम होगी कि जो स्पीशीज 1 थी वो जिन रिसोर्सेज पे सरवाइव कर रही थी वो उसके लिए बिल्कुल सुटेबल थे। अब ये दूसरी स्पीशीज आई है ना, तो जाहिर सी बात है ये उतनी कैरिंग कैपेसिटी पे नहीं पहुंच पाएगी जितना
N1 पहुंची थी, क्योंकि नया एनवायरनमेंट है, नए रिसोर्सेज हैं, तो उसको उतना इफेक्टिवली ये यूटिलाइज नहीं करेगी, तो थोड़ा उससे कम, तो फैक्टर। अब देखिए, ये जो जीरो आइसोक्लाइंस होते हैं, ये हर एक ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो हमने देखा। अभी आइए ग्राफ नीचे, चलिए उस ग्राफ पे ही हम आपको ले चलते हैं वापस, यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है कि ये जो जीरो आइसोक्लाइंस हैं, ये ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो बिलो एंड लेफ्ट, यानी कि इस आइसोक्लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड की तरफ जो पॉइंट्स हमको मिलते हैं, इस दौरान क्या होता है, पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज करती है, क्योंकि जो कंबाइंड एबंडेंस है दोनों स्पीशीज का, वो कैरिंग कैपेसिटी से नीचे है, कम है, तो अभी गुंजाइश है। अबव एंड राइट, यानी ऊपर और राइट हैंड साइड में, ये देखिए ये पॉइंट लेफ्ट की तरफ है, ये राइट की तरफ है, तो इस लोकेशन पे क्या होता है, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज करती है, क्योंकि जो कंबाइंड अबंडेंस है N1 और N2 को मिला के, क्योंकि दोनों ग्राफ एक्चुअली में मिला होना चाहिए, कंबाइंड अबंडेंस जो है वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जा रहा है, तो अब एनवायरनमेंट कहेगा कि भैया अब हम नहीं सपोर्ट कर सकते, अब आप अपनी संख्या घटाइए, तो पॉपुलेशन साइज यहाँ पे डिक्रीज करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे डेरिवेशन की। ये तो हमने एक स्पीशीज 1 के लिए कर लिया, सिमिलरली यहाँ नीचे जो है ये स्पीशीज 2 के लिए पूरा हो रहा है। जो सेकंड ग्राफ हमने बताया कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो है वो ज़ीरो कर लिया, फिर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, फिर इसको इक्वेट करेंगे, N2 ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी हमको वही आउटकम मिलेगा, N1 इज इक्वल टू K2 अपॉन अल्फा। यहाँ पे अगर N1 ज़ीरो हो जाएगा तो N2 विल बी इक्वल टू K2, यानी कि जो सेकेंड पॉपुलेशन है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी को रियलाइज कर लेगी। एकदम एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन था। अब हमको डिस्कस करना है सिनेरियो, 4 केसेस डिस्कस करने हैं कि एक्चुअली में कंपटीशन इफेक्ट जो है वो क्या निकल के आता है। तो ये जो दो जीरो आइसोक्लाइंस हमने देखे ऊपर, स्पीशीज 1 के लिए और स्पीशीज 2 के लिए, इनको जक्स्टापोज किया जा सकता है, यानी एक दूसरे के ऊपर लाया जा सकता है, और उसके 4 अलग अलग तरीके होते हैं, 4 डिफरेंट वेज में। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो रिलेटिव वैल्यूज अल्फा और के की हैं हर एक स्पीशीज के लिए, इन वैल्यूज पे ये डिपेंड करता है कि 4 अलग अलग तरीके से कैसे जक्स्टापोज किया जा सकता है इन दोनों जीरो आइसोक्लाइंस को। तो जो 4 पॉसिबल कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस हैं, जो कि आइसोक्लाइन की रिलेटिव पोजीशंस क्या हैं, यानी कि एक स्पीशीज 1 की आइसोक्लाइन कहाँ लाई कर रही है और स्पीशीज 2 की, इन दोनों की जो रिलेटिव पोजीशंस हैं उनके बेसिस पे ये 4 पॉसिबल कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस निकल के आती हैं। पहला सिनेरियो अगर हम देखें, अच्छा, अब सिनेरियो को समझने के लिए आप सीधे ग्राफ पे आए, देखें इसको ध्यान से। ये देखिए, ये सिनेरियो 1 का ग्राफ है और ये सिनेरियो 2 का ग्राफ है। तो सिनेरियो 1 में क्या हो रहा है, सिनेरियो 1 में एक्चुअली हो ये रहा है कि ये जो दोनों आइसोक्लाइंस हैं ये एक दूसरे के लगभग पैरेलल जा रही हैं, क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो उस कंडीशन में ये, अच्छा, पहले सिनेरियो में हम ये भी देख रहे हैं कि जो स्पीशीज 1 के लिए जीरो आइसोक्लाइन है वो स्पीशीज 2 के आइसोक्लाइन से ऊपर है, ठीक, ऊपर है और राइट हैंड साइड की तरफ है, जाहिर सी बात है। तो इस केस में अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, तो K1 और यहां पे K1 अपॉन अल्फा 1 2, ध्यान दीजिए, अल्फा 1 2 का मतलब क्या हो गया, अल्फा 1 2 का मतलब यह है कि सेकेंड स्पीशीज की मौजूदगी में पहली स्पीशीज के ऊपर जो निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है वो, ये N2 और ये N1, एक्स एक्सिस पे हम N1 की पॉपुलेशन ले रहे हैं और N2 पे वाई एक्सिस पे N2 की पॉपुलेशन ले रहे हैं। तो अब समझने की बात क्या है कि दोनों आइसोक्लाइन को अगर हम कंपेयर कर लें, ये देखिए K2 अपॉन अल्फा 1 2 और ये K2, जो सेकेंड पॉपुलेशन है उसकी कैरिंग कैपेसिटी K2 है, पहली जो पॉपुलेशन है उसकी कैरिंग कैपेसिटी K1 है। लेकिन
पहली पॉपुलेशन के ही एक्सिस पे हमको ये वैल्यू मिल रही है सेकेंड पॉपुलेशन के मौजूदगी की वजह से, यानी कि पहली पॉपुलेशन भी सेकेंड, सॉरी, हाँ ठीक है, पहली पॉपुलेशन जो है वो सेकेंड स्पीशीज 1 जो है वो स्पीशीज 2 पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है और स्पीशीज 2 स्पीशीज 1 पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि K1 की वैल्यू, यानी कि जब अपना कैरिंग कैपेसिटी ये रियलाइज करेगी तो ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज लेस देन K1। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे K1 अपॉन अल्फा 1 2 इसकी वैल्यू K2 से ज़्यादा है। वो तो ग्राफ पे हम जान ही रहे हैं, जैसे नीचे से ऊपर बढ़ता है और इधर राइट की तरफ तो वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। इस केस में होगा क्या, इस केस में जो स्पीशीज़ 1 है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गई है और स्पीशीज़ 2 जो है वो कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड हो गई है। ये जो स्पेसिफिक पॉइंट दिखाया जा रहा है। अब इसमें भाई अगर हम इसको यहाँ से डिराइव कर दें, यहाँ ग्राफ देखे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि K1 की वैल्यू K2 अपॉन अल्फा 2 1 से ज़्यादा है। सिमिलरली K1 अपॉन अल्फा 1 2 की वैल्यू K2 से ज़्यादा है। तो इसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ सिनेरियो 1। हाँ, तो हमने अभी भी नीचे क्या दिखाया आपको कि K1 की वैल्यू K1 अपॉन अल्फा 1 2 की वैल्यू K2 से ज़्यादा है और K1 की वैल्यू K2 अपॉन अल्फा 1 2 से ज़्यादा है। ठीक, इसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलता है, ये K1 अल्फा 1 2 इधर चला जाएगा तो K1 इज ग्रेटर देन K2 इंटू अल्फा 1 2 और ये K1 में अल्फा 2 1 इधर चला आएगा तो K1 अल्फा 2 1 इज ग्रेटर देन K2। ये जब सिनेरियो बनता है तो उस दौरान स्पीशी, अब दोनों में आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए पहले, K1 की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे भी K1 इंटू अल्फा यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू ज़्यादा है K2 से। तो उस केस में स्पीशीज़ 1 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर के तौर पे निकलेगी, यानी कि वो अपना कैरिंग कैपेसिटी रियलाइज कर लेगी, जिसकी वजह से स्पीशीज़ 2 को मौका नहीं मिलेगा ग्रो कर पाने का, या ये एक वीक इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर की तरह यहाँ पे एक्ट करेगी और उस केस में जो स्पीशीज 2 है वो कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूड हो जाएगी बाय स्पीशीज 1। ठीक, ये था सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 इसका जस्ट ऑपोजिट है, अब उसको हम यहां पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सिनेरियो 2 जो है वो जस्ट ऑपोजिट है। सिनेरियो 3 और 4 इसका ये टेक्स्ट मटेरियल हमने यहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा सा और आसानी से समझाने के लिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जरा सा कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी कोई दिक्कत नहीं, मेन लॉटका वोल्टेरा आपको समझाना था। अब यहाँ पे आते हैं और नीचे ये देखिए, इसमें समझने की कोशिश करते हैं, फिर से इसको देख लेते हैं शुरू से, थोड़ा सा वापस बैकअप लेते हैं इसका। देखिए, ये है स्पीशीज़ 1 और ये है स्पीशीज़ 2। ये दोनों आपस में अगर एक जगह रह रही हैं तो किस तरीके का कंपटीशन होगा, इनमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। ठीक, स्पीशीज 1 स्पीशीज 2 को अफेक्ट कर रही है, यानी कि स्पीशीज 2 इज बीइंग अफेक्टेड बाय 1, तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, अल्फा 1 2, 2 इज बीइंग अफेक्टेड। इसको हम बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली स्पीशीज 2 जो है स्पीशीज 1 को अफेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे अल्फा 1 2 लिखेंगे क्योंकि स्पीशीज 1 इज बीइंग अफेक्टेड। इसको सिंपली अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा क्या है, अल्फा 1 2, बीटा क्या है, अल्फा 2 1। स्पीशीज 1 का पॉपुलेशन साइज क्या है, n1। स्पीशीज 2 का पॉपुलेशन साइज क्या है, n2। ये पॉपुलेशन साइज। सिमिलरली कैरिंग कैपेसिटी इसकी K1 है और इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो K2 है। जब इन दोनों में इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा, और कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है, नेगेटिव इफेक्ट, तो उस दौरान क्या होगा कि स्पीशीज 1 जो है वो स्पीशीज 2 को अपना कैरिंग कैपेसिटी रियलाइज नहीं करने देगी, और स्पीशीज 2 जो है वो स्पीशीज 1 को अपना कैरिंग कैपेसिटी रियलाइज नहीं करने देगी।
तो K1 की वजह से K2 में क्या रिडक्शन होगा? दैट विल बी K2 अपॉन बीटा। ठीक, क्योंकि स्पीशीज 2 यहां पे अफेक्ट हो रही है, तो K2 अपॉन बीटा, इसलिए बीटा की वैल्यू लेंगे। स्पीशीज 2 यानी K2 की वजह से ये स्पीशीज 1 अपना कैरिंग कैपेसिटी रियलाइज नहीं कर पाएगी, तो ये रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? कैरिंग कैपेसिटी K1 अपॉन एल्फा, क्योंकि यहां पे पहली स्पीशीज को अफेक्ट किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ये कोई रेशियो हम ले रहे हैं तो उस दौरान अल्फा और बीटा डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पे भी अल्फा और बीटा ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। यानी इस स्पीशीज की वजह से यहाँ पे ये अपना मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी रियलाइज नहीं कर पाएगा, और इस स्पीशीज की वजह से ये वाला नहीं कर पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब सिनेरियो आते हैं। पहला सिनेरियो, इसको देखिए। ये लाइन क्या है? ये N2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये एक्स एक्सिस जो है वो N1 को रिप्रेजेंट कर रही है। इस दौरान हम देख रहे हैं कि ये दो जीरो आइसोक्लाइंस हमको नजर आ रही हैं, ये K1 और ये K1 बाई एल्फा। ठीक, ये K2 बाई बीटा और ये K2। जीरो आइसोक्लाइन है तो दोनों पे क्या होगा? रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज जो है वो जीरो होगा। और यहां पे हम बिल्कुल ग्राफ से देख के समझ सकते हैं कि इस एक्सिस पे K1 की वैल्यू ज्यादा है, इस एक्सिस पे K1 अपॉन एल्फा की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पे आप देखें, K1 इज ग्रेटर देन K2 अपॉन बीटा, है ना? K1 इज ग्रेटर देन K2 अपॉन बीटा, एंड K1 अपॉन एल्फा इज ग्रेटर देन K2। ये इसका मतलब कि K1 हाई है, K1 हाई है दोनों केस में, दोनों एक्सिस पे। इसलिए चूंकि K1 हाई है, इसलिए जो स्पीशीज 1 है वो अपना कैरिंग कैपेसिटी रियलाइज करेगी, और स्पीशीज 1 ये विन करेगी, जिसकी वजह से स्पीशीज 2 विल बी एलिमिनेटेड। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस, दूसरा देखिए आप, ग्राफ इसी तरीके के ग्राफ जो है वो आते हैं। यहाँ ग्राफ अगर हम समझें तो यहाँ पे भी लाइंस क्रॉस नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, पैरेलल ही हैं। यहाँ K2 अपॉन बीटा, ये K1 से ज्यादा है, और K2 K1 अपॉन एल्फा से ज्यादा है। भाई यहाँ पे ये वैल्यूज क्यों रखी गई हैं? इस एक्सिस पे जब हम चल रहे हैं, इस एक्सिस पे आप खुद समझ लीजिए, इस एक्सिस पे N1 वाले एक्सिस पे कोई भी N2 का मेंबर मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये तो K1 अपना रियलाइज कर लेगा। इस एक्सिस पे अगर हम चल रहे हैं तो कोई भी N1 का मेंबर इस एक्सिस पे नहीं है, ये N2 है सिर्फ। ठीक, तो N2 वाला अपना मैक्सिमम K2 रियलाइज करेगा। लेकिन अगर दूसरी स्पीशीज 1 भी मौजूद है तो रिडक्शन हो जाएगा K1 बाई एल्फा से, इस फैक्टर से ये रिड्यूस करेगा। सिमिलरली इस पे K1 रियलाइज तो ये करना चाह रहा था, लेकिन K2 की मौजूदगी में K2 अपॉन बीटा, कंपटीशन का हम देखते हैं कि बीटा और अल्फा की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है। K2 अपॉन बीटा यहाँ पे K1 से ज़्यादा है, K2 K1 अपॉन अल्फा से ज़्यादा, यानी ओवरऑल देखें तो यहाँ पे K2 की वैल्यू ज़्यादा है, और जिसकी वजह से स्पीशीज़ 2 की कैरिंग कैपेसिटी यानी K2 ज़्यादा है। अब स्पीशीज़ 2 जो है वो जीतेगी, स्पीशीज़ 1 एलिमिनेट हो जाएगी। तीसरा, इसमें क्या है कहानी? यहाँ पे जो दोनों आइसोक्लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है? ये वाली है स्पीशीज 1 के लिए, ये वाली है स्पीशीज 2 के लिए। यहाँ पे K1 K2 अपॉन बीटा से ज़्यादा है, और K2 K1 अपॉन एल्फा से ज़्यादा है। तो उस केस में अब अल्फा और बीटा, इन दोनों का क्या है? इनहिबिटरी इफेक्ट है। अल्फा की वैल्यू भी ज़्यादा है, बीटा की वैल्यू भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल ये जो रेशियो है, इस ओवरऑल रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये समझिए कि ऐसी सिचुएशन में पहली स्पीशीज भी कोशिश करेगी कि दूसरे स्पीशीज के ऊपर डोमिनेट करें, और दूसरी स्पीशीज भी कोशिश करेगी कि पहले के ऊपर डोमिनेट करें। तो इस केस में एक तरीके का, यहाँ पे हम कहें इस पॉइंट पे जहाँ पे ये क्रॉस कर रही हैं दोनों आइसोक्लाइंस, यहाँ पे एक अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस नज़र आता है कि कब मौका मिले तो दूसरे के ऊपर हावी हो जाएं। चौथा केस स्टेबल इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे N1 का जीरो आइसोक्लाइन है, ये N2 का है। यहाँ पे जो K2 अपॉन बीटा की वैल्यू है वो K1 से ज़्यादा है, K1 अपॉन अल्फा की वैल्यू जो है वो K2 से ज़्यादा है। इस केस में क्या हो रहा है, K2 अपॉन बीटा इज ग्रेटर देन K1। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा रेशियो है ये K1 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जाहिर सी बात है बीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए। भाई डिनोमिनेटर जब कम होगा तभी तो रेशियो बड़ा हो पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो यहाँ अल्फा और बीटा दोनों कम होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा और बीटा का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है वो कम होगा, और जब इनहिबिटरी इफेक्ट ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे पे कम लगाएंगी तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये ऐसे कहेंगे कि चलो भैया तुम भी जियो, हमको भी जियो और जीनो दो वाली फिलॉसफी। तो ये हो गया, ये हो गई चौथी कंडीशन। तो हमने क्या देखा, चारों को एक बार सम अप कर लें। तो पहली जो कंडीशन थी उसमें K1 K2 अपॉन बीटा से बड़ा था, K1 अपॉन अल्फा जो है वो K2 से बड़ा था, स्पीशीज 1 जीत रही थी। दूसरे में स्पीशीज 2 जीत रही थी। तीसरे में अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस था दोनों स्पीशीज का, और चौथे में स्टेबल कोएग्जिस्टेंस था दोनों स्पीशीज का। तो ये कंडीशंस लोटका वोल्टेरा से निकल के आती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी पे बेस्ड अगला जो टॉपिक है वो है डायनेमिक्स ऑफ प्रेडेटर प्रे सिस्टम। तो देखते हैं इसको। अब इसमें देखिए लोटका वोल्टेरा मॉडल से हमको और क्या पता चल सकता है, प्रे और प्रेडेटर पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ। जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की ही स्टडी करते हैं लोटका वोल्टेरा में। तो यहाँ दो स्पीशीज प्रे और प्रेडेटर की ले ली, वहाँ स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 कह रहे थे, तो यहाँ दो स्पीशीज हमको मिल गई। अब ये जो मॉडल है लोटका, ये प्रे प्रेडेटर डायनामिक वाला मॉडल लोटका वोल्टेरा पे ही बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है इसमें एक पेयर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। वहाँ पे भी हमको दो इक्वेशंस मिल रही थी, एक स्पीशीज 1 के लिए, एक स्पीशीज 2 के लिए। तो यहाँ पे भी एक प्रे पॉपुलेशन के लिए और दूसरी प्रेडेटर पॉपुलेशन के लिए मिलेगी। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं क्या डिस्क्राइब करती हैं, प्रेडेटर प्रे डायनामिक्स। और किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट केस में, यानी कि एक प्रेडेटर लेंगे, एक प्रेडेटर पॉपुलेशन और एक प्रे पॉपुलेशन लेंगे। ये नहीं कि ऐसा हम कोई कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन देख लें कि एक ही प्रेडेटर कई प्रे पे, या एक प्रे जो है कई प्रेडेटर द्वारा खाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं, एक प्रेडेटर एक प्रे, सिंपल। अब यहां पे फिर से कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेगा लोटका वोल्टेरा इक्वेशन के लिए। किसी तरीके का इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन प्रे की पॉपुलेशन में नहीं है। प्रेडेटर जो है वो ऑल्टरनेटिव प्रे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसी एक प्रे को खा रहे हैं। प्रेडेटर कंजम्पशन का कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है पेट भर गया तो अब नहीं मारेंगे, खाते रहेंगे। कोई दूसरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, प्रेडेटर की कोई एक्सीडेंटल डेथ ना हो, और जो प्री पॉपुलेशन है वो सिर्फ प्रीडेशन की वजह से खत्म हो रही हो, कम हो रही हो। ये नहीं कि कोई और कैलामिटी आ गई, भूकंप आ गया, आग लग गई, उससे मर गए, तो वो चीज कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये अजम्पशंस है। तो अब देखिए, जब प्रीडेटर एब्सेंट है, कोई मारने वाला है ही नहीं, तो प्रे पॉपुलेशन क्या होगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। और वो जो ग्रोथ इक्वेशन होगी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन होगी, जो हम पहले भी देख चुके हैं,
dn/dt इज इक्वल टू rn1। n1 क्या है? साइज है प्री पॉपुलेशन का, और r उस पॉपुलेशन की इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, ये तो हम जानते ही हैं। अब देखिए, प्रीडेटर किस रेट से प्रे को कंज्यूम करेगा, कितनी तेजी से या किस रेट से, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीडेटर प्रे एनकाउंटर। भाई जितना एनकाउंटर होगा उतनी ही तेजी से प्रीडेटर प्रे को खाएगा। ये जो एनकाउंटर है ये कब बढ़ेगा? जब n1 यानी कि प्रीडेटर प्रे की पॉपुलेशन, n2 प्रेडेटर की पॉपुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, एनकाउंटर भी बढ़ेगा। इंटरेक्शन नहीं कहेंगे, एनकाउंटर कहेंगे। हालचाल थोड़ी पूछेंगे, एक तो दूसरे की जान लेने पे आमादा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज दोनों की बढ़ेगी वैसे वैसे आपस में उनका एनकाउंटर भी बढ़ेगा। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, प्रीडेटर एफिशिएंसी, जिसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी प्रे के कंजम्पशन रेट को डिटरमाइन करती है। अब ये प्रीडेटर एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एनकाउंटर जो हुआ उसमें से कितना परसेंट एक्चुअली प्रे के कंजम्पशन में कन्वर्ट हुआ। मान लो कि प्रीडेटर गया, उसने देखा एक कीड़ा बैठा हुआ है, कोशिश की लपकने की, लेकिन वो कीड़ा उड़ गया, तो इसको थोड़ी काउंट करेंगे कंजम्पशन में। खा लिया जाए प्रे, तो कितने परसेंट एनकाउंटर्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहे, ये कहलाता है प्रीडेटर एफिशिएंसी, या इसको पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। तो अब जब प्रीडेटर मौजूद है तो उस दौरान जो ग्रोथ रेट आएगी प्रे पॉपुलेशन की, वो क्या होगी? dn1/dt rn1। यहां तक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती थी जब प्रीडेटर नहीं था। अब ये जो फैक्टर है pn1 × n2, ये फैक्टर माइनस में आ रहा है, यानी कि अब जो ग्रोथ रेट है प्री पॉपुलेशन की वो इतने फैक्टर से कम होने लगेगी। और ये फैक्टर किस वजह से मौजूद है? बिकॉज ऑफ n2 एंड बिकॉज ऑफ दिस p, प्रेडेटर एफिशिएंसी। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज लोटका वोल्टेरा इक्वेशन फॉर प्रे के लिए है ये। तो यानी कि जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रे का, वो डिक्रीज हो गया बाय ए फैक्टर pn1 n2, जो कि माइनस में है। और हम समझते भी हैं घटेगा ही भाई। अब ये जो प्रीडेटर की पॉपुलेशन है उसमें जो चेंज आना है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? भाई प्रीडेटर की भी तो पॉपुलेशन में चेंज आएगा। ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला, कि जो प्रीडेटर है उसने प्रे को खा लिया, कंज्यूम कर लिया, और उस प्रे को खाने के बाद नए प्रेडेटर्स की तादाद कितनी बढ़ी, किस एफिशिएंसी से प्रे का कन्वर्जन प्रेडेटर में हुआ। भाई जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म और ये वो रिप्रोडक्शन ये सब होने के बाद ही होगा, लेकिन क्या एफिशिएंसी है उसकी, कितना प्रे खाने के बाद एक नया प्रेडेटर जो है वो पैदा हो जाता है या शामिल हो जाता है उस ग्रुप में। ये जो एफिशिएंसी है, जिसको हम प्रे कन्वर्जन एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, प्रे कन्वर्जन इनटू प्रेडेटर, ए से रिप्रेजेंट की जाती है, स्मॉल ए से। दूसरा जिसपे प्रेडेटर की पॉपुलेशन, दूसरा जो नेचुरल डिक्रीज है, किस वजह से? मॉर्टेलिटी रेट या डी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वजह से भी प्रेडेटर की पॉपुलेशन चेंज होगी। तो यहाँ खाने की वजह से प्रे को कितनी बढ़ रही है, और यहाँ पे नेचुरल जो डेथ हो रही है उसकी वजह से कितनी घट रही है, इसको कांस्टेंट अज्यूम कर लिया जाता है कि चलो एक स्पेसिफिक रेट ऑफ मॉर्टेलिटी है वो ले लिया हमने, इसकी वैल्यू डी। तो अब जो रेट ऑफ चेंज है प्रेडेटर पॉपुलेशन की वो क्या आएगी? तो n2 है dn2/dt ए इंटू पी, यानी कि प्रे कन्वर्जन एफिशिएंसी इंटू मॉर्टेलिटी रेट, सॉरी इंटू, ये क्या हो गया, तो प्रे कन्वर्जन एफिशिएंसी, और ये है एफिशिएंसी, कौन सा था ये? प्रेडेटर वाला था? नहीं, प्रे वाला था। क्या था? हाँ, नहीं सॉरी, प्रेडेटर एफिशिएंसी ही। तो ये है
प्रे कन्वर्जन एफिशिएंसी और ये है प्रीडेटर एफिशिएंसी। क्या हो रहा है बार बार? इंटू N1 इंटू N2। ये क्या, ये किस चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये फैक्टर? इतना फैक्टर जो है वो प्रेडेटर की पॉपुलेशन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि प्रे कन्वर्जन की जो एफिशिएंसी है वो भी प्रेडेटर की पॉपुलेशन बढ़ाएगी, प्रेडेटर की खुद की जो एफिशिएंसी है वो भी, और N1 इंटू N2 अपनी जो खुद की साइज है पॉपुलेशन की, और जितने प्रे मिलेंगे उतनी अच्छी बात है, माइनस डी इंटू N2, यानी कि N2 की जो नेचुरल मॉर्टेलिटी रेट है उसकी वजह से पॉपुलेशन घटेगी, तो ये फैक्टर माइनस में आ गया। ये क्या है? ये लॉट का वोल्टेरा इक्वेशन है प्रेडेटर के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अलग से लिख भी दिया है कि जो प्रेडेटर एफिशिएंसी है स्मॉल p और प्रे कन्वर्जन एफिशिएंसी स्मॉल a, ये इंक्रीज कराते हैं पॉपुलेशन को, जबकि जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज कराता है पॉपुलेशन को। तो इस तरह से हमको ये एक फाइनल इक्वेशन मिल गई प्रेडेटर के लिए। आप देखिए, जब प्रेडेटर एब्सेंट है या बहुत कम है तो प्रे जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, ये हम जानते हैं, dN1/dt इज इक्वल टू RN1। जब प्रेडेटर की तादाद बढ़ती है तो प्रे घटते हैं क्योंकि उनकी मॉर्टेलिटी बढ़ती है, मतलब मार दिए जाएंगे। और फाइनली जो मॉर्टेलिटी रेट है प्रे का प्रेडेशन की वजह से, जिसको हम इस चीज से, इस फैक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं Pn1/N2, ये बराबर हो जाएगा इनहेरेंट ग्रोथ रेट ऑफ प्रे पॉपुलेशन के। यानी जिस रेट से मर रहे हैं प्रे, क्यों? प्रेडेशन की वजह से, विल बी इक्वल टू जिस रेट से वो पैदा हो रहे हैं, RN1। एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस पॉइंट पे जो नेट पॉपुलेशन ग्रोथ है प्रे की, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। भाई जितने मारे जा रहे हैं प्रीडेटर की वजह से उतने ही लगभग पैदा हो जा रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तो होगा नहीं, तो जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है इट विल बिकम जीरो। तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है? Pn1N2 विल बी इक्वल टू RN1। ये ऊपर वाली इक्वेशन से ही, जो प्रे के लिए इक्वेशन थी, उसी से ये बराबर आ जाएगा। इसका मतलब Pn2 विल बी इक्वल टू R, क्योंकि N1 और N1 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। N2 क्या हो जाएगा? तो P इधर जाएगा, तो R/P N2। ठीक है, यानी कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ प्रे का जीरो है, ग्रोथ रेट जीरो है, उस दौरान N2 क्या है? N2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज अपॉन प्रेडेटर एफिशिएंसी। तो यानी कि व्हेन N2 या जो प्रेडेटर पॉपुलेशन साइज है इज इक्वल टू R/P, ग्रोथ रेट ऑफ प्रे पॉपुलेशन विल बी जीरो। तो इसको दोनों तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। अगर N2 की वैल्यू R/P से ज्यादा आ रही है, समझिएगा, यहां तो जब N2 इक्वल टू R/P तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ रेट प्रे पॉपुलेशन की जीरो रहेगी, उस दौरान ये वैल्यू आएगी। लेकिन अगर N2 जो है एक्सीड कर रहा है R/P की वैल्यू से, तो जो ग्रोथ रेट है प्रे का वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि N2 का साइज, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, प्रेडेटर बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रे की पॉपुलेशन है वो घटेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मॉर्टेलिटी रेट है प्रिडेशन की वजह से वो हाई हो जाएगा देन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऑफ प्रे पॉपुलेशन, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो कम पड़ जाएगा ज़्यादा प्रेडेटर जब उनको खाने लगेंगे। अब प्रेडेटर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ रेट है प्रेडेटर पॉपुलेशन की, ये कब जीरो होगी? जब प्रेडेटर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इज इक्वल टू मॉर्टेलिटी रेट ऑफ प्रेडेटर। जितना ग्रो कर रहे हैं उतना ही मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि dN2/dt इज जीरो जब A/P N1/N2, ये क्या था? ये ग्रोथ रेट था, और dN2 उसी इक्वेशन में हमने देखा ये डेथ रेट था। तो इस केस में फिर N2 कैंसिल हो जाएंगे, और AP N1 जो बचा हुआ है इज इक्वल टू D
तो n1 क्या होगा, n1 विल बी इक्वल टू d अपॉन a इंटू पी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब n1 d अपॉन ए पी के बराबर है तो प्रेडेटर की पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब इन रिजल्ट्स को हम ग्राफ के हेल्प से एग्जामिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्रे का 0 आइसोक्लाइन ये बना हुआ है, ये n1 क्या है, प्रे की पॉपुलेशन है और n2 जो है वो प्रेडेटर की पॉपुलेशन है। सिमिलरली ये प्रेडेटर का 0 आइसोक्लाइन है, यानी कि इस आइसोक्लाइन पे कहीं भी dn1 अपॉन dt जो है वो 0 है, यानी कि पॉपुलेशन साइज बढ़ नहीं है। किस पॉइंट पे, जब n2 की वैल्यू r अपॉन पी के बराबर है। भाई ये n2 है पूरा, इस पे r अपॉन पी वाला जो पॉइंट है, इस पे रेट ऑफ चेंज जो पॉपुलेशन का है n1 का, प्रे का, वो 0। सिमिलरली यहाँ पे व्हेन n1 इज इक्वल टू d अपॉन ए पी, इस पॉइंट पे प्रेडेटर की पॉपुलेशन चेंज नहीं होती है। तो ये हम आइसोक्लाइन ग्राफ से समझ सकते हैं। अब ये जो डायग्राम है इसमें आप समझने की कोशिश करिए। जब दोनों आइसोक्लाइन्स को मिला दिया गया, ये देख रहे हैं, ये चल रहा है लेफ्ट टू राइट और ये बॉटम अप, जब दोनों को मर्ज कर दिया गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है, देखिए दोनों मर्ज किए गए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये प्रेडेटर 0 आइसोक्लाइन है और ये प्रे 0 आइसोक्लाइन है। तो इस दौरान जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब से क्वाड्रेंट तैयार हो जा रहा है, इसमें जब हम मूव करेंगे तो प्रेडेटर की तादाद बढ़ेगी और जैसे ही प्रेडेटर की तादाद बढ़ेगी प्रे की तादाद कम होगी। फिर अगली साइकिल में क्या होगा कि जब प्रे की संख्या घटने लगेगी तो अल्टीमेट इफेक्ट प्रेडेटर पे भी तो आएगा, प्रेडेटर की संख्या भी फिर उसकी वजह से घटेगी। और जब प्रेडेटर की संख्या घटने लगेगी तो प्रे को फिर से मौका मिल जाएगा अपनी संख्या बढ़ाने का, तो प्रे फिर से प्लस हो जाएंगे। और जब प्रे की संख्या फिर से बढ़ेगी तो प्रेडेटर फिर से बढ़ जाएंगे उनको खा के। तो इस तरीके से ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें इस तरीके से वेरिएशन होता है, या इसको हम साइक्लिक मैनर में भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस। ये कंबाइंड आइसोक्लाइन्स हैं और ये कपल्ड आइसोक्लाइन्स हैं। इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे भी वही हिसाब किताब है, क्वाड्रेंट्स को साइक्लिक मैनर में रिप्रेजेंट कर दिया गया। यहाँ ये देखिए ज़्यादा डार्क है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रेडेटर ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रे कम होना शुरू हुआ, प्रे के कम होने की वजह से प्रेडेटर कम हुआ, प्रेडेटर के कम होने की वजह से प्रे बढ़ा और प्रे के बढ़ने की वजह से फिर से प्रेडेटर बढ़ा। तो इस तरीके से ये हिसाब किताब यहाँ पे चल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायनेमिक्स ऑफ प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन बेस्ड ऑन लोटका वोल्टेरा मॉडल।